बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम भलीकार टू स्ट्रेट फॉरवर्ड तलाजत हुई आज यकीनन खोर सारा इश्यूज़ इन के तान सामू रखना है डिस्कशन में आणा है सब इनकाग में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इजलास थियो आहे जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस का परमानेंट चीफ जस्टिस ठही विया आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा उन्होंने ॿिया बि फ़ैसिला कया आहिनि। हिन जे अलावा असांखे ख़बर आहे इमरान ख़ान साहब जो अडियाला जेल का वॾो इंपॉर्टेंट मैसेज आयो आहे ऐं हुननि चयो आहे कि मुल्क में जमहूरियत ऐं इन 26 आइनी तरमीम खां बहितर आहे कि बादशाहत हुजे। हुनखे बि डिस्कस कंदासीं। पेट्रोल जी क़ीमतूं वधी वियूं आहिनि ऐं पेट्रोल जी क़ीमतनि ते सियासत सदाईं थींदी आई आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ आहे। बलोचिस्तान जे शहर मस्तूंग में धमाको हुनखे भी डिस्कस कंदासीं। भारत की सिचुएशन वेलकम करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा अपना टाइम हमारे लिए निकालते हैं। वी आर ऑलवेज इंडेटेड एंड ग्रेटफुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, पहले सवाल, अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास होता है और पाकिस्तान को 4 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस दिए जाते हैं और स्पेशली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर थे उनकी मुस्तकिल तैनाती हो जाती है कायम मकाम से। और यकीनन जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो तो खुल के सबको पूरी कौम को ही पता है। इमरान खान साहब आज ये कहते हैं जेल से कि 26वीं आइनी तरमीम क्यों लाई गई, आज ये सब नज़र आ गया है और इस जमहूरी निज़ाम से तो बादशाहत बेहतर है। आपकी नज़र में जो मंसूर अली शाह साहब का भी बयान था आज जो ज़राए से चल रहा था कि उन्होंने आज भी ये डिमांड की कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें लगी हुई हैं 2 दर्जन के करीब उनको पहले सुना जाए, लेकिन वो कोई सुनने के मूड में नहीं है। आपकी राय इस पूरी सिचुएशन पे डॉक्टर साहब? देखिए, इस तरह है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो सिस्टम है ना, ये मेरिट के ऊपर बेस्ड नहीं है और ना मेरिट के लिए है। इसमें आप इसको छोड़ दें मंसूर अली शाह में क्या था क्या नहीं था। आप सिंपल सी चीजें देख लें कि वो लोग जो एक लाइन में खड़े हुए हैं थ्रू आउट कितने सालों से, बाहर से एक बंदा आता है जो जिसका कोई रैंकिंग कुछ नहीं, उसको अला के आप आगे खड़ा कर देते हैं। आप सोचो कि उन लोगों को क्या हो रहा होगा। अब ये बंदा ऑब्वियसली he has been pleased as far as I am concerned. अब if he is pleased, मुझे एक बात बताइए, इंसाफ कैसे करेगा? वो इंसाफ नहीं करेगा। जब इंसाफ नहीं होगा तो फिर कोर्ट का फायदा क्या है? Why are we having such courts if we can't deliver the justice? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यकीनन आपसे सवाल मेरा अगला यही है कि खान साहब ने कहा है कि हम 10 मुहर्रम के बाद तहरीक के लाए अमल के ऊपर फैसला करेंगे। साथ ही साथ पार्टी के अंदर के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्यों बढ़ रहे हैं सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपकी नज़र में सर क्या पीटीआई मौजूदा हालात में तहरीक चला सकेगी? जब तहरीक की बात आएगी ना तो फिर इस वक्त तहरीक चलेगी, ठीक है ना, ये है वो जरूर चलेगी, है ना। फिर थोड़ा सा जरा बात चीजों के ऊपर डिलिब्रेट करें जैसे उन्होंने कहा कि उसके बाद देखेंगे कि क्या बातें हैं क्या नहीं है, क्या हो सकता है, डिस्कशन होगी। फिर उस डिस्कशन की बेसिस पे फिर आप करेंगे और तहरीक का क्या लाएमल होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसमें आप सिंपल एक टैक्टिक तहरीक हो सकती है, एक एक्टिव तहरीक हो सकती है, एक आप विकसित जाके जैसे पहले का हुआ था तो जगह जगह आप जाते थे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मैं जाते सड़क से बैठ जाता, हम 50 बन एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं, क्या होता है? फिर उसे आके लाठी चार्ज हो जाएगी और क्या होगा? उसके बाद फिर उठ जाएंगे, फिर कहीं और जाके बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर कहीं और जाके बैठ जाएंगे। फिर 101 वेज है। आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री भरी पड़ी है इस किस्म की चीजों से, ये सारी चीजें हो सकती है। सर इमरान खान के हवाले से जो अलीमा खान साहबा ने बातें बताई हैं कि उनको 22 घंटे तक बंद रखा जाता है, 2 घंटे मिलते हैं जेल में, उनको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उनसे किताबें ले ली गई हैं कैद तन्हाई में। आपकी नज़र में सर इतना बड़ा लीडर साबिक वजीर आजम और कितना वक्त जेल में गुजार सकता है सर? देखिए, वो तो सबसे, अगर आप देखा जाए आज तक जितनी हिस्ट्री में लोग आए हुए हैं उसमें जितने भी लीडर थे, जितने भी पॉलिटिशियन, उन्होंने जेल भी जाए, मेरे ख्याल में इस जैसे जेल किसी ने नहीं दी। ठीक है, भुट्टो का कह सकते हैं कि उन्होंने गुजारा है और वो गैलोस तक चले गए, लेकिन इन द रीसेंट पास्ट आफ्टर भुट्टो देयर इज नोबडी एल्स
तो बेसिक रीति करता है। हम आर्टिकल गुजारी के 10 साल हमने सुना, 13 साल सुना। एक तो वो 13 साल जेल में नहीं रहे, वो हॉस्पिटल में रहे या हॉस्टल के आसपास के घरों में रहे, बट इट वॉज नॉट जेल एज इन जेल, ठीक है ना। उसको इतना टाइम है, मियां नवाज शरीफ के टोटल टाइम निकाले तो उसके 8 महीने में बनते जो उन्होंने जेल में गुजारे, 8 से 10 महीने में बनते। इस बंदे ने 2 साल गुजारे, और वो भी ऐसे कि जिसमें ना एयर कंडीशनिंग, ना कुछ ऐसे थिंग्स जैसे कि कोई बंदा है ही नहीं। और मेरे ख्याल में कोई वो बदले थी जिसके दिल में खौफ नहीं है, जिस शख्स के दिल में खौफ नहीं है, आज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये याद रखते। पेट्रोल बम गिरा दिया गया, बिजली की कीमतें कहा जा रहा है बढ़ने वाली हैं। जब आपकी हुकूमत में पेट्रोल बढ़ता था तो यही लोग जो इस वक्त हुकूमत में है क्या कुछ कहा करते थे। क्या सर पेट्रोल बढ़ना ऑपोजिशन की सियासत के लिए अच्छा होता है और रूलिंग पार्टी की सियासत के लिए लगता है बुरा होता है? इतना है कि पेट्रोल हो या जो भी हो, जिस वक्त पाकिस्तान से जितने भी इकोनॉमिक इंडस्ट्री थे तब पाकिस्तान जूझ रहे थे। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे थी 11.9% थी तो पाकिस्तान जूझ रहा था। जब जीडीपी 6.2 पे थी पाकिस्तान जूझ रहा था। जब एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान जूझ रहा था। जब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान जूझ रहा था। जब हर लिहाज से हर चीज में अच्छे पॉजिटिव, जब आपका जॉबलेसनेस या अनएम्प्लॉयमेंट खाली 5.4% थी पाकिस्तान जूझ रहा था। जब आपकी जो पॉवर्टी है वो कम होकर 37% हो गई थी, 40% से पाकिस्तान जूझ रहा था। आज वो 37% वाली चीज 50% पे चली गई, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज अनएम्प्लॉयमेंट 5.4 से बढ़ के 30% से होगी, पाकिस्तान जूझ रहा है। पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। आज आपकी लार्ज इंडस्ट्री नेगेटिव में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में $4.2 ट्रिलियन रुपीज का नुकसान है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आप इन लोगों को क्या कर सकते हैं? ये लोग झूठ के बेसिस पे आए थे, झूठ की बेसिस पे है। और रेंजर ये याद है कि पीएमएलएफ वो वाहिद पार्टी है कि 1988 में जब बेनजीर की पार्टी पीपल्स पार्टी को डिसलॉन्च करने की कोशिश की थी, ये लोग थे। जब आज पीटीआई को कर रहे थे तो यही ले गए, तो ये लोग थे इसके। अब क्या इनसे बात करें? सर बलूचिस्तान में बड़े अफसोसनाक मसलूम में दहशतगर्दी का वाकया आया। 3 बैंक्स को जला दिया गया, डीसी ऑफिस, लेवीज कॉलोनी के अंदर दहशतगर्द घुस गए, मुकाबला हुआ। फिर बताया गया कि ये हिंदुस्तान के खवारिश थे जो दहशतगर्दियाँ करना चाहते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा और स्पेशली बलूचिस्तान को क्यों टारगेट करता है इंडिया सर? बलूचिस्तान में इसको टारगेट करते हैं, वहाँ पे इंटरनल अनरेस्ट है। वहाँ पे बलूचिस्तान की जो बात होगी वो समझते कि उनके साथ जाती है या जो भी है। इन चीजों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे फिर भाई ये मसले खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स ब्रेक ते वञण खां अॻु में तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ख़बर जी मां अपडेट ॾियणु चाहींदुमि। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे कि मोदी खे वॾी शिकस्त थी ऑपरेशन बनियानुनि मखसूस में, ऐं पोइ हुन शिकस्त खे लिकाइण लाइ, पंहिंजी बेइज़ती खे लिकाइण लाइ वो हिन महिल बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि जे थ्रू, पंहिंजे स्लीपर सेल्स जे थ्रू प्रॉक्सी वॉर हलाए पियो, दहशतगर्दियूं करे पियो। बिल्कुलु हिन तरीक़े सां ई हिकिड़ी नाकामी अमेरिका खे बि थी आहे। डोनाल्ड ट्रंप जंहिं बि इंटरव्यू में हिन महिल वञनि पिया चवनि था कि असां ईरान जा एटमी प्लांट तबाह करे छॾिया आहिनि, जॾहिं कि लेटेस्ट अपडेट्स ऐं डेवलपमेंट्स इहे आयूं आहिनि कि जेको न्यूक्लियर प्लांट हुयो, जंहिंजो नालो फोर्डो हुयो, फोर्डो प्लांट जेको आहे उते हाणे कमु शुरू थी वियो आहे। गूगल जी लेटेस्ट इमेजिस ॿुधाइनि थियूं कि उते कमु हले पियो, ऐं ईरान वटि वॾी तादाद में हिन महिल एनरिच्ड यूरेनियम आहे। ॿुधाइनि त कुझु 400 किलो आहे कुझु रिपोर्ट्स जे मुताबिक़। ऐं हाणे ईरान खे धमकी त अची चुकी आहे अमेरिका जी तरफ़ां कि असां तव्हांजे वरी एटमी प्लांट ते हमिलो कंदासीं अगरि तव्हां ठाहिण जी कोशिशि कई कोई एटम बम। जॾहिं कि ॿिए पासे अमेरिका इहो बि चवण लाइ तयारु आहे कि असां सिविल न्यूक्लियर डेवलपमेंट में ईरान जी मदद करण लाइ तयारु आहियूं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि जीअं इंडिया खे शिकस्त थी पाकिस्तान जे हथां, उअं ई अमेरिका खे बि शिकस्त थी, इज़राइल खे बि शिकस्त थी ईरान जे हथां, जंहिंजे करे 2 दुनिया जी सुपर पावर्स, मां सम्झंदुमि 3 सुपर पावर्स आहिनि, इज़राइल, अमेरिका ऐं इंडिया, जंहिंखे हुननि खां घटि साइज़ वारनि मुल्कनि हुननि खे जंग में शिकस्त ॾिनी, हाराए छॾियो ऐं उन्हनि खे वॾी बेइज़ती थी, जंहिंजे करे हाणे हो पंहिंजे नए प्लान्स सां गॾु अचण जी कोशिशि कंदा ऐं का न का शरारत वरी करे सघनि था, का न का मस्ती तव्हांखे ख़बर आहे उन्हनि में आहे। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम
नेतन्याहू, मोदी ऐं मिस्टर ट्रंप, मां काफ़ी वक़्त सां चवां थो हिकिड़ी टीम जो हिसो आहिनि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो कि हिन सां असांखे ख़बर थी पए कि जेको बहानो ठाहे करे ईरान ते इज़राइल ऐं अमेरिका हमिलो कयो, उहो बहानो हुननि लाइ अॼु बि आहे। इवन दो कि कूड़ ॻाल्हाइनि था कि असां एटमी प्लांट तबाह करे छॾिया, पर तबाह कोन थिया। हाणे दुनिया खे ख़बर पइजी वई आहे फोडो खां, जेके हाणे लेटेस्ट पिक्चर अचनि थियूं न्यूक्लियर प्लांट खां, उते डेवलपमेंट्स थियनि थियूं, जंहिंखां पोइ ख़बर थी पए कि हुननि वटि अञा ताईं इहा स्ट्रेटजी मौजूदु आहे। जेके हुन ईरानी सदर आहिनि हुननि जो बयान बि मौजूदु आहे, ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में हुननि चयो आहे कि असां हाणे पंहिंजे दिफ़ा लाइ एटम बम ज़रूरु ठाहींदासीं, छो जे करे हिन जंग खां पोइ त अञा वाज़े थी वियो आहे कि जंहिं मुल्क वटि एटम बम न हूंदो उहो ॾुखियाई में हूंदो ऐं हुन ते इज़राइल जहिड़ा कॾहिं बि कंहिं बि महिल चढ़ाई करे सघनि था। हिन करे अगरि पंहिंजो दिफ़ा चाहियो था ऐं चाहियो था कि तव्हां पंहिंजे मुल्क जी ख़ुदि मुख़्तारी लाइ विढ़ी सघो त एटम बम थियणु तमामु ज़रूरी आहे। इहो हिकिड़ो डिफेंस लाइ तमामु कंपल्सरी थी वियो आहे कि डेटरेंस ऐं न्यूक्लियर डेटरेंस जंहिं मुल्क वटि हूंदी हुन ते वधीक बदमाश मुल्क हमलो न कंदा इज़राइल जहिड़ा। ऐं मुसलमाननि वटि रुॻो हिकिड़ो ई मुल्क आहे पाकिस्तान, जंहिं वटि एटम बम आहे। हिन करे कोशिशि इहा थी कई वञे कि पाकिस्तान खे एब्राहम एकॉर्ड में शामिलु कयो वञे, जंहिंजा ॿिया मायना आहिनि आसान लफ़्ज़नि में त पाकिस्तान खे चयो वञे कि तव्हां इज़राइल खे मञे वठो ऐं तव्हांजा कर्ज़ा माफ़ थी वेंदा, तव्हांजी मुश्किलात घटि थी वेंदियूं, असां मथां तव्हां कश्मीर बि आज़ादु कराए ॾेई छॾियूं। लेकिन इहे सभु शयूं आहिनि ऐं डेवलपमेंट्स आहिनि, तव्हां ताईं रखियूंसीं कि ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां वापसि अची करे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं, डिस्कशन कंदासीं, किथे न वञिजो। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आवाज़ टीवी। वेलकम बैक व्यूअर्स, भारत की प्रॉक्सी वॉर पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप वक्त देते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ब्रिगेडियर साहब, बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, मोदी परेशान, अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिरा दिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे, लेकिन फोर्डो प्लांट पे जो आज गूगल से इमेजेस ली गई हैं उसमें नजर आ रहा है कि काम जारी है वहां पे, और कहा जा रहा है कि ईरान अपनी अफजूदगी भी रख सकता है बरकरार और एटम बम बना सकता है। तो देखा जाए तो इन दोनों जंगों में दो बड़ी ताकतों को शिकस्त हुई है, बयानिए में भी, ग्राउंड पर भी, और भारत ने प्रॉक्सी वॉर का एक बड़ा बाजार गर्म रखा है बलूचिस्तान में। आपकी नजर में सर खित्ते में अभी भी हालात कशीदा हो सकते हैं आने वाले वक्त में, बादल क्या मंडला रहे हैं अब भी ब्रिगेडियर साहब? वैसे तो दो लीडर हैं, एक है नरेंद्र मोदी और दूसरा है नेतन्याहू। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों उतने ही बड़े दहशतगर्द हैं जितना बड़ा दहशतगर्द हिटलर और मसोलिनी था, बल्कि ये तो उससे भी बदतरीन, उससे भी जलील दहशतगर्द। करेक्ट। और आज आके ये अंदाजा होता है कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था और क्या उसकी वजह थी, जब आप नेतन्याहू जैसे इंसान की शक्ल देखते हैं। क्योंकि ये सारे जो दुनिया में जो हिंदुत्व का और जो ज़ियानिज़्म का जो एक नेक्सस हो गया है, जो मिलाप हो गया है, वैसे तो उसके अंदर नियोकॉन्स भी शामिल है जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं जो दुनिया में रहते हैं। ये जो तीन नेक्सस है इन्होंने दुनिया को तबाह करके रहना है, क्योंकि ये दहशतगर्दी और मजहबी दहशतगर्दी पर बिलीव करते हैं, और मजहबी दहशतगर्दी दुनिया की जलील तरीन दहशतगर्दी। तो अब इनका एतबार तो किया नहीं जाता। तीसरा इसमें शामिल हो गए ट्रंप साहब, जो इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, और उनका पता नहीं होता कि वो आज जो बात कह रहे हैं कल उसकी निगेशन में, उसको अपना रद्द करने में वो क्या कहेंगे। उनके अपने कोई मिनिस्टर बयान देते हैं, वो उसको भी निगेट कर देते हैं, उसको भी वो, जैसे उनकी NSA की जो उनकी इंटेलिजेंस की चीफ थी तुलसी गबार्ड, उसने क्या कहा, उसने कहा ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है। ये IAEA का जो डायरेक्टर था उसने भी कहा, बाद में तो अपने बयान से फिर गया, लेकिन ट्रंप साहब ने तुलसी को फारिग कर दिया। इसी तरह बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। तो जब तक ये तीन बंदों का नेक्सस दुनिया के अंदर मौजूद है, और ये दुनिया की तारीख को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ये समझता था और हर जगह जाके बयान करता था कि भारत अगर दुनिया की बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन गया है, तो उसके जहन में ये खन्नास बैठ गया था कि हम अमेरिका की तरह बड़ी ताकत हो गए इस खत्ते में। अब जब मार पड़ी तो हेकड़ी पता नहीं किधर चली गई। उसके बाद फिर जिस तरह झूठ बोलने की इनको आदत है, जो इलेक्शन रिगिंग जो करते हैं, इलेक्शन मनूवरिंग जो करते हैं,
पाकिस्तान के खिलाफ जो रेटोरिक ये बकते हैं वो वही बकना दोबारा शुरू हो गया। तो बात सिर्फ सिंपल ये है इन चीजों में कि जब तक देख, अगर आप ईरान इराक की जंग, ईरान इसराइल की जंग देखें ना, उसमें कौन जीता कौन हारा ये तो लंबी बहस है। जीता तो ईरान है, उसके अंदर तमाम चीजें जो है वो दो राइटिंग ऑन दी वॉल, लेकिन उसके अंदर नेतन्याहू को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। उसके खिलाफ एक तहरीक चल रही थी, लोग उसके खिलाफ थे, करप्शन के मुकदमात चल रहे थे, उसका जो इख्तियार है वो डामाडोल था। अब इस जंग के बाद ट्रंप ने भी कह दिया कि जी ये मेरा दोस्त है, ये तो बड़ा नेशनलिस्ट है, तो अदालतों को जो है इस पे उसको रिलीफ देना चाहिए। तो अब ये दो चीजें लोग जंग को जो अपनी जाती ताकत बनाने के लिए, अपनी इलेक्शन कैंपेन बनाने के लिए, इलेक्शन मनूवरिंग बनाने के लिए, अपना रसूख बढ़ाने के लिए, दहशतगर्दी को आम करने के लिए जो ये लीडरशिप इस्तेमाल कर रही है, ये प्रॉक्सीज को भी इस्तेमाल कर रही है, ये अपने झूठ को भी इस्तेमाल कर रही है, अपने मजहबी खन्नास को भी इस्तेमाल कर रही है, मजहब की गलत पिक्चर जो है, मजहब की गलत तारीफ जो है उसको भी इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि वैसे तो रिलीजन के अंदर ना यहूदियों का रिलीजन ना हिंदुओं का मजहब असल स्पिरिट में ये नहीं कहता कि आप दहशतगर्दी को फरोग दें, लेकिन इस किस्म के जो लोग हैं जिनके जहन के अंदर पढ़ाया जाता है कि मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करो, जब तक ये ताकत के अंदर है उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में अमन आएगा। यही होगा कि जंग के बादल मंडलाते रहेंगे, यही पाकिस्तान ईरान की, पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में मैं कहूंगा, और यही इजराइल और ईरान के तनाजुर में मैं कहूंगा। और उन दोनों के दरमियान दोनों को हवा देने वाला एक शख्स मौजूद है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो जब इस किस्म की झूठी मक्कारी फरेबी हिपोक्रेटिक लीडरशिप दुनिया में होगी उस वक्त तक तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अमन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। सर, बलूचिस्तान का मसला आप क्या समझते हैं? किस तरह हम बलूचिस्तान में से भारतीय प्रॉक्सी का खात्मा करें? किस तरह, क्योंकि आज भी हम जानते हैं मस्तूक के अंदर जो वाकया पेश आया इंतहाई अफसोसनाक, 3 बैंकों को, डीसी ऑफिस को आग लगा दी, लेविस कॉलोनी में दहशतगर्द घुस गए, मुकाबला हुआ। आपकी नजर में हाउ डू वी डिफीट टेररिज्म इन बलूचिस्तान सर? तो इसका तो ऑन द फेस ऑफ इट एक ही ऑपरेशन है कि काइनेटिक ऑपरेशंस करें। इसके साथ तो बहुत हम बातें करते हैं ना, कि और भी बातें हैं कि जी लोगों को इन्वॉल्व करें, जी आप वहाँ पे डेवलपमेंट करें, जी आप पॉलिटिकल नैरेटिव लेके जाएं, जी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करे, और ये जो अपना जो वहाँ पे जो एक जनरेट कर दिया गया है जिसको आप एसआईए से महरूम भी कहते हैं, उसके ऊपर आप उसको खत्म करें। ये तो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन अब इस चीज का जवाब जो है ना वो ये है कि हमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बढ़ानी। हम कहते हैं ना हमारे पास टेक्निक कैपेबिलिटीज बहुत है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास, तो जब इस किस्म के हमले हो रहे होते हैं तो व्हाई कांट वी यूज ड्रोन अगेंस्ट दोस पीपल? हमें मतलब इस किस्म के लिए कोई आउट ऑफ द वे सोल्यूशन तो हमारे उन लोगों को निकालने पड़ेगा जो इन कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर वो कैपेबिलिटी सिर्फ इंडिया के खिलाफ तो इस्तेमाल करने के लिए, वो तो जब आपकी इंटरनल सिचुएशन खराब हो रही है तो आपके किधर हैं, आपको एयर एसेट्स रखने पड़ेंगे। जैसी जब इस किस्म की कोई इत्तला मिले तो आप देखिए ना, ये तो आप छोड़े 19 लोग जो है वो खड़े 2 घंटे खड़े रहे भाई दरिया सवात के अंदर। आप तो बात कर रहे हैं ना बलूचिस्तान की, 2 घंटे वो दरिया सवात के अंदर 19 लोगों की फैमिली खड़ी रही, और हमारे हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए उनके कान पे जूं नहीं रही। वो जितने भी लोग हैं आप सबको शामिल कर लें उसमें। अब यहाँ पे सियासत हो रही है, उनकी लाशों पे सियासत हो रही है कि जी उसने ये कर दिया, तो उसने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। जो फॉर्म 47 पे लोग आए हैं, दे आर नॉट पीपल रिप्रेजेंटेटिव। वो अब इस चीज को लाशों को सियासत के लिए इस्तेमाल, तो भाई यहाँ पे ये हुआ, वो तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो कितने अरसे से वो हो रहा है। तो इसके लिए तो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉर्डर, जैसे ईरान में जाके हमने बॉम्ब किया था और उन टेररिस्ट कैंपों को बॉम्ब किया था जहाँ पे वो टेररिस्ट रह रहे थे, और फिर मारंग बलोच जैसे लोगों ने आके कहा कि जी हम वो वहां तो वो लोग रह रहे थे, उनके वो इधर खड़े हुए हैं, इसका मतलब जो ये लोग, ये लीडर, इनको पता है कि कौन लोग बाहर जाके रह रहे हैं। तो इसके लिए तो ये इस तरह करके गुजारा नहीं होगा। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बलूचिस्तान बड़े अरसे से बर्निंग, और ये बर्न कर रहा है इंडिया की वजह से, भारत की वजह से, और भारत इसके अंदर इन्वॉल्व है और अफगानिस्तान के अंदर
इसके अंदर इन्वॉल्व। तो इसका मतलब है कि फोर्सेस का दायरा इख्तियार बढ़ाना पड़ेगा, एडिशनल ट्रुप्स को प्लेस करने पड़ेंगे, लेवीज को एक्टिवेट करना पड़ेगा, पुलिस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे टेक्निकल गैजेट्स इस्तेमाल करें। अब ये मैं आपको नहीं कह सकता कि कौन सी चीज किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं जो इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो वो अपने उस दिमाग को इस्तेमाल करके कोई आउट ऑफ द वे सोल्यूशन निकालें, जिसके जरिए ये चीजें जो है रोजाना जो होती हैं और जिसमें लोगों की शहादत होती है। और बहुत अभी परसों एक हफ्ते पहले वजीरिस्तान के अंदर एक बहुत काबिल अफसर थे और JCOs NCOs थे जो शहीद हुए हैं। तो इसके लिए लोग कोशिश तो हो रही है, ये नहीं कि ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, हो तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये चीजें सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हो रही हैं, इसके लिए कोई एक बहुत बड़ा लाए अमल बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम इसमें बहुत पीछे रह रहे हैं। और आप याद रखिएगा, जब तक इंटरनल ऑर्डर नहीं होता है, जब तक इंटरनली हम एक कोलैबोरेशन में नहीं होंगे, जब तक इंटरनल जो है हमारे यहाँ वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत डैमेजिंग चीज है जो मुस्तकबिल में साबित हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, आजकल बहुत सारे हलकों से बात कही जा रही है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। इसके आसान अल्फाजों में इसका मतलब है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। कैन इट हैपन सर? आई डोंट थिंक इट कैन हैपन। मेरी नजर में तो ये नहीं हो सकता। अब्राहम अकॉर्ड जो था, ये तो जो अभी आप जो कह रहे हैं, ये तो अब्राहम अकॉर्ड प्लस है ना। वैसे जो अब्राहम अकॉर्ड था उसका तो कुछ और था। इस वक्त जो कहा गया वो तो ये कि 3 मुल्कों को उधर शामिल कर लें। अब 3 मुल्कों को शामिल करके 3 इलाके दे दें, उसके अंदर एक सोल्यूशन है। जो अब आप यहाँ पे मुझे बताइए कि वहाँ पे हमास भी है, वहाँ पे हिजबुल्लाह भी है, ईरान भी है, वहाँ पैलेस्टीनियन भी है, उसको तो इस मसले में शामिल नहीं किया गया। तो क्या हमास को और हिजबुल्लाह को और वहाँ रहने वाले लोगों को ये जो सोल्यूशन है काबिल कबूल होगा? मुझे नहीं लगता है सोल्यूशन काबिल कबूल। मुझे प्रैक्टिकल भी नजर आता। किसी तरीके से हो सकता है, या वो ममालिक जिनका नाम दिया जा रहा है UAE, और वैसे तो UAE ने बहुत क्लोज ताल्लुकात पहले इस्टेब्लिश कर लिए इसराइल के साथ, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी यहूदियों को जप्पा मारा हुआ है, तो वो तो शामिल हो जाएंगे इसमें। अभी बाकी जो ममालिक है वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, या किस तरह वो उसको गवर्न करेंगे, ये तो अभी एक इनिशियल स्टेजेस पे है। पाकिस्तान का तो फिलहाल तो कोई रोल डिफाइन नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाहु खैर। ऐं व्यूअर्स, हिन सां गॾु असांजे प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे। पंहिंजो फीडबैक असांखे सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो। यकीनन तव्हांजी फीडबैक जो मां मुंतज़िर भी रहंदुमि। ऐं सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।